हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर सीरीज में। मैंने ऑलरेडी 11 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप जाइए उनको देखिए। और इससे पहले लेक्चर में दोस्तों मैंने डिस्कस किया है भारत की इकोनॉमी 1947 से लेकर 1991 तक क्या क्या उतार चढ़ाव देखे गए हैं, और 1991 के अंदर जो एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे उनका क्या कारण था। हमारे देश के अंदर कौन कौन सी आइडियोलॉजी को अपनाया गया है भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर, और दुनिया में किस प्रकार की आइडियोलॉजी काम कर रही है, वो सभी बातें दोस्तों मैंने डिस्कस कर ली हैं। आज इस लेक्चर में दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा भारत की औद्योगिक नीति के बारे में, कि जो भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो किस प्रकार की है, और भारत की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में है सरकार के द्वारा क्या क्या रिफॉर्म लेके आए हैं, क्या क्या प्रोविजन है, वो सभी बातें डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा इसमें डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी कि जो हमारा विनिवेश है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपकी बेसिक नॉलेज की। बेसिक नॉलेज दोस्तों इस प्रकार से, हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर में बांटा जाता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर दोस्तों हमारा एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर दोस्तों हमारा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, वहीं टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है सर्विस सेक्टर। भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम पर हम कृषि प्रधान देश हुआ करते थे। हम अपने देश की इकोनॉमी जो हमारी निर्भर थी वो कृषि पर थी, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो पुराने समय से ही आप देखेंगे सेटलमेंट लाए जा रहे हैं। जो हमारा गंगा यमुना का दोआब है वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है गेहूं का, चावलों का, अनाज का, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो हम कृषि प्रधान देश इसी वजह से कहे जाते हैं। और दोस्तों क्या होता है, आप इसमें चार्ट में देखिए, जो एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर का उस टाइम पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950 से लेके 1951 के अंदर, हमारा जो शेयर था वो लगभग 50% से ऊपर था। किसका? एग्रीकल्चर का शेयर। फिर दोस्तों जो इंडस्ट्री सेक्टर का था वो 30% लगभग, सर्विस सेक्टर का 30 से 35%, और इंडस्ट्री सेक्टर का कुल टोटल 13 से 14% के बीच में रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं, आप इसको देखिए 2014 का जो ये डाटा है, इसमें जो सर्विस सेक्टर है वो कहाँ तक जा रहा है, और जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 55% से गिरकर वो अब आ गया है 13 से 14%। दोस्तों इतनी बुरी हालत हुई है आज के समय में हमारे प्राइमरी सेक्टर की। अब मैं दोस्तों इसमें सेक्टर में बात करता हूँ टुडे, जो हमारा करंट जो शेयर है हमारे देश के अंदर तीनों के तीनों सेक्टर का, वो है दोस्तों 53% हमारा सर्विस सेक्टर है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो हमारा लाई करता है वो लगभग आज के समय में 13 से 14% है, और इंडस्ट्री सेक्टर है दोस्तों 25%। ये इस प्रकार के शेयर हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अब ये सब बातें मैंने आपको डिस्कस कर ली हैं। अब मैं बात करता हूँ जो हमारा मेन फोकस रहेगा इंडस्ट्री पॉलिसी पर। दोस्तों इंडस्ट्रियल पॉलिसी सरकार के द्वारा 1948 के अंतर्गत लाई जाती है। 1948 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। किस प्रकार से दोस्तों, इसका जो उद्देश्य होता है, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, हथियार, गोला बारूद निर्माण गतिविधियों में जो उद्योग होते हैं वो होते हैं राज्य के अधीन, राज्य के सरकार के द्वारा उनको गवर्न किया जाता है। वहीं अगर जो सरकारी नियंत्रण वाले उद्योग होते हैं वो होते हैं दोस्तों जैसे उर्वरक, भारी रसायन, भारी मशीनरी, इनका जो लगभग 18 ये उद्योग होते हैं, इनका जो स्वामित्व होता है वो सारा का सारा पंजीकृत होता है, सरकार के द्वारा उनका कार्य किया जाता है। फिर मिश्रित होते हैं, उनके अंदर जो स्थिति होती है दोस्तों, सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो इकट्ठे होकर कार्य करते हैं, उनको चलाते हैं। वहीं निजी क्षेत्र के अंतर्गत मैं बात करूं, वो सभी निजी क्षेत्र के आप जान रहे होंगे, सबसे आपको पता लग रहा होगा कि निजी क्षेत्र का मतलब है एक प्राइवेट आदमी की गवर्न किए जाने वाले सारे के सारे काम, जिसमें आप कुटीर उद्योग भी ले सकते हैं। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो, उन पर कोई सरकार तो कोई इतने बड़े नियम कायदे कानून नहीं बना सकती, लेकिन सरकार के द्वारा दोस्तों मैंने आपको बताया राज्य के अधिकार के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण वाले और मिश्रित उद्योग, ये सारे के सारे सरकार के द्वारा लाए जाते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ 1956 की पॉलिसी के बारे में। 1956 की पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंतर्गत इसको 3 शेड्यूल में अंदर बांटा जाता है। 3 शेड्यूल कौन कौन से हैं दोस्तों? शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल
3 शेड्यूल होते हैं। इसमें शेड्यूल ए के अंतर्गत दोस्तों 17 उद्योग को नामित किया जाता है, वही मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से 1948 के अंदर 4 थे, लेकिन इसमें 3 बनाए गए हैं। फिर 20 सूची के अंतर्गत इसमें रखे गए हैं कि नई नई इकाइयों की स्थापना 20 सूची के अंतर्गत की जाएगी। और सूची सी के अंतर्गत दोस्तों इसमें जो निजी उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग, वो सभी बातें मैंने उसमें पिछले 1948 के में बताई और इसमें भी इसी प्रकार की रहेगी। अब दोस्तों इसमें बात करता हूं मैं, जो हमारा IDRA अधिनियम था 1951 का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो किस प्रकार से था दोस्तों। पास किया था 1951 के और इम्प्लीमेंट हुआ, इम्प्लीमेंट 1948 में तो पास किया था, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ था 1951 में। और IPR हैड लेड डाउन द नेशनल ऑब्जेक्टिव टू अचीव फॉर गवर्नमेंट मस्ट हैव पावर टू डायरेक्ट रेगुलेट द कंट्रोल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लोकेशन एक्सपेंशन मैनेजमेंट। ये बातों से आपको पता लग रहा है कि रेगुलेट करना है इन सब चीज़ों को, इंडस्ट्रियल को रेगुलेट करना है। 1991 के अंदर ये अधिनियम लाया जाता है। अब दोस्तों ये बातें मैंने 1956 की बताई, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। इसमें आप देख सकते हैं वो शेड्यूल के अंदर जो जो उद्योग लाए गए हैं उनको आप देख सकते हैं। आर्म एंड एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन एंड स्टील, हैवी प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर फॉर इंडस्ट्री, हैवी इलेक्ट्रिक प्लांट, कोल एंड लिग्नाइट और मिनरल ऑयल्स, ये सभी के सभी शेड्यूल ए के अंतर्गत लाए जाते हैं। दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारा जो झुकाव था दोस्तों वो समाजवाद की तरफ सबसे ज़्यादा था। समाजवाद की तरफ हमारा झुकाव क्यों था? क्योंकि दोस्तों जो अमेरिका था, अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री था, यानी कि पूंजीवाद कंट्री था, वो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ सबसे ज़्यादा झुकाव रखता था। वो पाकिस्तान का अलाई कंट्री उस टाइम पे हुआ करता था। जब 1971 का युद्ध होता है, 1971 के युद्ध में हमारा जो साथ देता है वो देता है रूस। रूस हमारा साथ पहले से ही देता आ रहा है। जब उस टाइम पर 1917 के अंदर जब USSR का विघटन, USSR बन के सामने आता है, कहीं ना कहीं जो हमारा झुकाव होता है वो समाजवाद की तरफ होता है। तो यही कारण है दोस्तों 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, तो हमारा जो साथ दिया था वो रसिया के द्वारा दिया जाता है। तो आज के समय में भी जो हम अपनी पॉलिसी को अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाजवाद को लेकर, गांधीवाद सिद्धांत को लेकर और लोकतांत्रिक सिद्धांत को, तीनों चीज़ों को, जो विचारधारा है इनको साथ लेकर हम अपनी इकोनॉमी को आज चला रहे हैं दोस्तों। आप इनको देखेंगे, लेकिन अब जो हमारा झुकाव हो रहा है 1991 के बाद से, जब से हमने LPG रिफॉर्म लेके आए हैं, तब से जो हमारा झुकाव हुआ है दोस्तों वो कैपिटलिस्ट की तरफ यानी पूंजीवाद की तरफ हुआ है। हमने डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। हमारे जो उद्योग हैं, जो सरकार के उपक्रम हैं, क्योंकि जो समाजवाद होता है दोस्तों उसमें सरकार की सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, सरकार का प्रभुत्व अर्थव्यवस्था पर सबसे ज़्यादा होता है। तो हमने उसमें क्या किया, 1991 के बाद डिसइन्वेस्टमेंट लाना स्टार्ट कर दिया। आप देखेंगे जो आज के समय में हमारी सरकार के द्वारा किस प्रकार का, किस हद तक डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सी एडिशनल जानकारी थी, इनको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक और लाया जाता है MRTP एक्ट, इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ये एक्ट लागू होगा और इसका जो कार्य होगा, जो सरकारी उपक्रम है उनके अंदर जो भी भ्रष्टाचारी खोरी और जो मोनोपोली हो रही है सरकार की, उन सब चीज़ों को देखना है। यही MRTP एक्ट है 1969 के अंदर लाया है दोस्तों। ये जो फेमा और फेरा एक्ट है, इसको मैं पिछले लेक्चर में भी आपके लिए डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें भी थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ। 1973 के अंदर फेरा एक्ट लाया जाता है। फेरा एक्ट का मकसद क्या होता है, जो हमारे देश के अंदर जो FDI आ रहा है, बाहर विदेश से जो पैसा आ रहा है, जिसको आप रेमिटेंस के नाम से भी जानते हैं, पैसा जो भी आ रहा है NGO के माध्यम से जो पैसा आ रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए फेरा अधिनियम लाया जाता है। फिर एक फेमा एक्ट लाया जाता है। फेमा एक्ट का क्या 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 मतलब होता है, तब दोस्तों जब हमारे देश के अंदर LPG रिफॉर्म लाया जाता है, उसके बाद से हमारे देश के अंदर पैसा आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमने इकोनॉमी को अपनी लिबरलाइज कर दिया, ग्लोबलाइज कर दिया और प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे देश के अंदर FDI आना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक बात है कि हमारे देश के अंदर FDI आएगा, और FDI आने के कारण दोस्तों यही होते हैं, फिर हम अपने देश के अंदर फेमा अधिनियम लेके आते हैं कि कहीं से कोई ऐसा पैसा तो नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा गलत पैसा आ रहा है कि हमारे देश के अंदर कोई सिक्योरिटी को, जिससे कोई खतरा ना हो, या हमारे देश के अंदर कहीं से हवाला का पैसा आ रहा है, कहीं आतंकवाद का कोई पैसा भेज रहा है जिससे कि हमारे देश के कहीं आतंकवाद पनपने लगे। तो ये सब चीज़ें फेमा एक्ट के द्वारा देखी जाती है। अब दोस्तों जो फेमा एक्ट है 2020 के अंदर भी इसको फिर से एक्सपेंशन किया गया, मतलब इसके अंदर फिर संशोधन किया गया। अब दोस्तों जो फेमा एक्ट के अंदर है, जो NGOs हैं उनके द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है कि आधार कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है।
जिसका भी जो भी एनजीओ है, उनके जितने भी कार्यक्रम, उनके कोई कार्य कर रहा है, उनके अंतर्गत जो भी कार्य करता है, चाहे कोई सोसाइटी है, उन सभी के आधार कार्ड अब लिंक किए जाएंगे। ये अभी हाल ही में 2020 के अंदर फेमा अधिनियम के अंदर संशोधन किए गए थे। तो दोस्तों ये फेरा और फेमा अधिनियम की थोड़ी सी एडिशनल जानकारी, इनको भी ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको पिछले लेक्चर में, मैंने बताया था कि भारत सरकार के द्वारा जो एलपीजी रिफॉर्म लाए गए हैं, वो एलपीजी रिफॉर्म के अंदर एलपीजी के मतलब लिबरलाइज, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इस प्रकार से हमने अपनी इकोनॉमी को गवर्न किया है, हमने अपनी इकोनॉमी को बनाया है। अब दोस्तों मैं बात इस लेक्चर में किसकी कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल की। तो अब इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में भी तो हम, यानी औद्योगिक क्षेत्र में भी तो हम अपने देश के अंदर एलपीजी रिफॉर्म लेके आएंगे। उनमें क्या क्या प्रावधान होंगे दोस्तों, मैंने आपको तीन जो अधिनियम थे, 1948 का अधिनियम, 1951, 1956 का अधिनियम, जो सरकार के द्वारा इनमें जो जो किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किस प्रकार से सरकार के द्वारा जो जो स्टेक लाए जाते हैं, उनको दोस्तों अब कम किया जाता है। मतलब भारत सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, जितने भी पीएसयू हैं, उनको प्राइवेटाइजेशन करने की यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों जो विदेशी कंपनियां हैं, उनको लगने लगता है कि अब ये जो विचारधारा है, ये कहीं ना कहीं पूंजीवादी विचारधारा की तरफ जा रही है। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, हमारे देश के अंदर एफडीआई आना स्टार्ट हो जाता है। हमारी जो कंपनियां हैं वो एफडीआई रिसीव करना स्टार्ट कर लेती हैं, और एफडीआई भारत के अंदर आने लगता है, कंपनियां खुलने लगती हैं। कंपनियां साथ साथ खुलने के साथ साथ हमारे देश के अंदर रोजगार उत्पन्न होता है, फिर जीडीपी कहीं ना कहीं हमारी ग्रो करने लगती है। और इससे दोस्तों हमारे देश के अंदर आज आप देखेंगे कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, वो दुनिया की परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और रियल जीडीपी के आधार पर हमारी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यही कारण है दोस्तों, एलपीजी रिफॉर्म का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एलपीजी रिफॉर्म दोस्तों लाइक इसके सरकार के द्वारा, उस टाइम पर हमारी जो सरकार हुआ करती थी, उस टाइम पे जो वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीएम नरसिम्हा नायडू के द्वारा, सरकार कांग्रेस के द्वारा ये सब रिफॉर्म लाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है दोस्तों। इनको आप डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस भी मैंने आपको बता देता हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी कि विनिवेश क्या होता है दोस्तों। जब सरकार का जो उपक्रम होता है, जैसे कोई बड़ी कंपनी है, जैसे उदाहरण ले लीजिए आप ले लीजिए दोस्तों, कोल इंडिया कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड है, यानी कि कोयले खदान की एक कंपनी है। उसमें दोस्तों सरकार का स्टेक अभी तक 100% है। मतलब सरकार पूरी तरीके से उसको गवर्न करती है, सारा खर्चा जितना भी उठाती है सरकार उसका उठाती है। अब दोस्तों क्या हुआ है, सरकार के द्वारा कहा जाता है कि अब हम इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी बांटना चाहते हैं, मतलब इसकी हिस्सेदारी को बेचना चाहते हैं। चाहे प्राइवेट सेक्टर ले ले, चाहे कोई आम आदमी है, या उनको बांट दें। अब दोस्तों उनको जब बांटा जाता है, जब सरकार के द्वारा अपनी इन्वेस्टमेंट यानी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो सरकार के द्वारा जो नागरिक हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उनमें भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। फिर सरकार के द्वारा एक सेबी की स्थापना की जाती है, जिसको आप सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 1993 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। वो क्या काम करती है दोस्तों, उसका ये काम होता है कि जो सिक्योरिटी सरकार के द्वारा बेची जाती है, उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस प्रकार से उसको बांटा जाए, और क्या क्या वैल्यू निकाल के वो सब कार्य किया जाता है सेबी के द्वारा। आज के समय भी इसी प्रकार से कार्य कर रहा है। आज के समय में दोस्तों दो प्रकार के हमारे देश के अंदर स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी है और बीएससी है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यही कार्य दोस्तों इनका दोनों का कौन देखता है, इनका देखता है दोनों का, जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करना है वो करना है दोस्तों, जो रेगुलेशन बनाने हैं वो सेबी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये कार्य होता है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस का। पहली बार जब डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस किया गया 2011 के अंदर टारगेट रखा गया था दोस्तों, 40,000 करोड़ हमें वहां से लेने हैं। मतलब 40,000 करोड़ का हमें डिसइन्वेस्टमेंट करता है, जो उपक्रम है सरकार के, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उनको बेचना है। लेकिन फंड रेज होता है कितना है, 22,144 रुपये, 22,144 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, और 2017 के अंदर जो टारगेट सरकार के द्वारा लिए गए थे, उससे ज्यादा सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है। आप देखिए 1,00,000 करोड़ रुपए का टारगेट सेट किया था, और 1,0561 करोड़ रुपए का सरकार के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सरकार के द्वारा ये सब चीजें की जा रही हैं, और 90,000 करोड़ रुपए का 2019-20 के अंतर्गत किया गया है। ये दीपम का एक आंकड़ा है। दीपम के बारे में बताऊंगा दोस्तों क्या होता है। अब ये तो बात हुई दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट की। अब मैं बात करता हूं एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। नेशनल इन्वेस्टमेंट, अब मैंने क्या बताया दोस्तों, ये जो इन्वेस्टमेंट, जो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया फंड था, ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा दोस्तों इस फंड के अंदर। ये फंड है दोस्तों नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, यानी कि भारत के अंदर जो भी
निवेश किया गया फंड है उसके अंदर किया जाएगा। ठीक है, भारत के अंदर दोस्तों जो 3 फंड है वो कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी निधि है? एक कंटिजेंसी फंड है, एक कंसोलिडेटेड फंड है, एक पब्लिक फंड है। दोस्तों जो कंटिजेंसी फंड है वो आकस्मिकता निधि है और जो कंसोलिडेटेड फंड है वो संचित निधि है। संचित निधि के अंतर्गत ये पैसा नहीं जाता है। संचित निधि के अंदर वो सभी पैसे जाते हैं जैसे राजस्व से कर लिया जाता है, जो भी सरकार के जो कर लेती है या फिर कहीं से भी पैसा उठाती है, बोरो करती है, तो वो सारा का सारा संचित निधि के अंदर जाता है। लेकिन जो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है उसके उसके द्वारा उसके लिए अलग से 2005 के अंदर एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाता है। 2005 के अंदर, ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बातें बता रहा हूँ। इसका कार्य क्या होता है? जो फंड होता है, जो सरकार कहीं से इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, उसका जो फंड होता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, और इसका फिर दोस्तों सरकार क्या करती है? सरकार करती है समाज कल्याण के उद्धार के लिए, और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर स्कूल कॉलेजेस अस्पताल वगैरह जो भी सरकार कार्य करती है वो इसके द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें वही प्रक्रिया होती है जो कंसोलिडेटेड फंड को निकालने की होती है। इसमें भी दोस्तों जो संचित निधि से जिस प्रकार से पैसा निकाला जाता है इसी प्रकार से इसमें से निकाला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो इसकी देखरेख करता है, जो इनका डिपार्टमेंट होता है, मतलब इसको मैनेजमेंट करता है, वो कौन करता है? वो दीपम डिपार्टमेंट है। पहले जो इसे हुआ करता था ये कुछ और हुआ करता था, लेकिन दीपम डिपार्टमेंट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इसके द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है? स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट, एक्सेलरेटिंग डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, CPSC एक्सचेंज ट्रेड फंड, तो ये कार्य दोस्तों दीपम के द्वारा किए जाते हैं। ये सरकार का एक डिपार्टमेंट है। जो सरकार का डिपार्टमेंट हो दोस्तों वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों भारत के अंदर व्यापार करने के लिए जो FDI भारत विदेशों में से आ रहा है, उनके अंदर हमारे देश के अंदर वो क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए ये सेट करती है दोस्तों विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से एक इंडेक्स निकाला जाता है जो हर साल सरकार जो वर्ल्ड बैंक निकालती है। दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो जो पैरामीटर सेट किए गए, मतलब ये मापदंड सेट किए गए हैं कि उस देश के अंदर ये सब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाके ई जॉब, मतलब ई जॉब का मतलब क्या है? ई जॉब डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक इजी तरीके से उनके अंदर क्या क्या, उस देश के अंदर वो क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, ये है दोस्तों, इनको ध्यान रखिए। स्टार्टिंग ए बिजनेस, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट, पेइंग टैक्सेस और ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर, गेटिंग क्रेडिट और रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट और लेबर मार्केट रेगुलेशन, ये पैरामीटर हैं दोस्तों। कितने पैरामीटर हैं? पूरे के पूरे 9 पैरामीटर हैं। इनको दोस्तों 10 पैरामीटर हैं, सॉरी 10 पैरामीटर के आधार पर विश्व बैंक के द्वारा ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकाला जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों एक ई बीज नाम से एक प्लेटफॉर्म सरकार के द्वारा बनाया गया है। ये सरकार के जो हमारे देश के अंदर कोई अगर विदेशी कंपनी भारत आ रही है तो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो लाइसेंस ले सकती है, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे वो अप्लाई करेगी, वो सभी की सभी सारी की सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उस कंपनी को प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये सरकार के द्वारा स्टेप लिए जा रहे हैं, सरकार की पहले हैं, इनको ध्यान रखना है। अब दोस्तों 4 पिलर के आधार पर हमारे देश में मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया जाता है। 2014 के अंदर सरकार के द्वारा लाया जाता है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। दोस्तों एक होता है न्यू प्रोग्राम्स, एक होता है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू सेक्टर, न्यू माइनर, ये सब चीजें दोस्तों इसमें लिखी गई हैं। सरकार के द्वारा जो जो मतलब सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया के माध्यम से क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं। मेक इन इंडिया का क्या कार्यक्रम है दोस्तों, ये आपको जानना जरूरी है। मेक इन इंडिया दोस्तों ये होता है कि भारत के अंदर जो भी प्रोडक्ट किया जा रहा है वो चाहे वो विदेशों से आ रहा है, चाहे वो हमारे अपने देश के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो रहा है, अपने देश के अंदर ही बन रहा है, लेकिन बन रहा है एक अच्छे प्रोसेस के आधार पर। भारत की एक किस्म से आप देख लीजिए कि भारत को बनाने का वो कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें हैं। अब दोस्तों एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाई जाती है यानी कि NPC। ठीक है, इनको भी ध्यान रखना है। इसको क्या है दोस्तों, इसका जो पॉलिसी का एम है, हमारी जो 25% 2022 तक जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग GDP है उसका 25% होना चाहिए, मतलब 2022 तक 25% हो जाएगा। और कंट्रीब्यूट टू द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग 100 मिलियन एडिशनल जॉब, मतलब लगभग 1 करोड़ जॉब का 1 करोड़ जॉब का कंट्रीब्यूशन होगा। ये सब बातें इसमें लिखी गई है। इंक्रीज द लेवल डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एंड टेक्नोलॉजी डेप्थ इन मैन्युफैक्चरिंग, इन्हांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक द कंट्री ऑफ इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब, इंश्योर स्किल डेवलपमेंट,
स्किल अपग्रेडेशन, इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सब बातें हैं दोस्तों, ये है दोस्तों मैंने आपको बताया नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारे देश के अंदर जो रीढ़ कहे जाने वाली है, जो सबसे ज़्यादा नियोक्ता होता है हमारे देश के अंदर, जो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है, वो है दोस्तों एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर दोस्तों भारत सरकार का एक किस्म से इतना बड़ा उद्यम मान ले सकते हैं, हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी इसको कहा जाता है। इसमें है दोस्तों माइक्रो, स्मॉल, फाइनेंस, मीडियम। माइक्रो दोस्तों वे उद्योग आते हैं या फिर वे उद्यम आते हैं जिसकी जो मतलब आप एक किस्म से कह लीजिए जिसका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1 करोड़ या 5 करोड़ के बीच में है, तो वो दोस्तों माइक्रो के अंतर्गत आएगा। और वहीं स्मॉल के अंदर 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है, वो इन्वेस्ट है दोस्तों, वो आएगा स्मॉल के अंदर। मीडियम के अंदर आएगा 50 से लेकर 250 करोड़ के बीच में। ये पैरामीटर सेट किए गए हैं सरकार के द्वारा, इनको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के अंदर रखा गया है दोस्तों। सरकार के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर इनको प्रमोट किया जाता है और लगभग आज के समय में 70 से 75% के बीच में जो रोजगार उत्पन्न होते हैं ना दोस्तों, इन्हीं सेक्टर से होते हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पहले होती हैं, जो सरकार के द्वारा पहले लाई जाई हैं, सरकार के द्वारा इनके क्षेत्रों में जो जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनमें दोस्तों एक उद्योग मेमोरेंडम लाया जाता है जिसको ऊनाम से जाना जाता है, और सरकार के द्वारा एक इंस्पायर प्रोजेक्ट भी लाया जाता है। इसको नवाचार ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना सरकार के द्वारा लाई जाती है। एक स्माइल प्रोजेक्ट लाया जाता है जिसकी फुल फॉर्म है सेड बी मेक इन इंडिया लोन एंड द इंटरप्राइजेस। एक मुद्रा योजना लाई जाती है। मुद्रा योजना के माध्यम से जो एससी समाज के या फिर एसटी या महिला है उनको दोस्तों लोन प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपना एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत कोई भी उद्योग खोल सकते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें इसमें मैंने डिस्कस कर ली हैं कि भारत सरकार की उद्योग नीति क्या क्या है और भारत सरकार की क्या क्या पहले हैं, किस प्रकार से भारत सरकार आज के समय में वर्क कर रही है, वो सभी बातें मैंने डिस्कस कर ली हैं। अब दोस्तों मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा भारत के अंदर जो भूमि सुधार लाए गए हैं वो किस प्रकार के हैं। ठीक है, और वो सब बातें मैंने इसमें लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं दोस्तों। ध्यान रखना। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, लेक्चर कैसा लगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, या फिर कोई त्रुटि है इस लेक्चर में तो मुझे आप जरूर बताइएगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं उसको सुधार सकूं। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।